वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, दिस इज नासिर राथर। आज मैं मतलब कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो दो थिंकर्स के साथ आया हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट्स हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे आप डिस्टेंस के बच्चे हो, जहाँ के भी बच्चे हो, जिस भी फील्ड के बच्चे हो, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो ल्यूथिर गुलिक एंड लिंडल वीरविक। ये जो दो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, ये किसके दायरे में आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के दायरे में आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ी थी, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लिखी है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ज़्यादातर शॉप फ्लोर मैनेजमेंट पे ज़्यादातर, मतलब वो किस एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं? वर्कर लेवल एक्टिविटीज, फ्लोर लेवल एक्टिविटीज़। हाँ, वो वर्कर के कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा हाईलाइट करता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, जो गुलिक और यूरविक ने लिखी है, तो ये ज़्यादातर मैनेजरल लेवल के अप्रोच कही जाती है इसको। हाँ, क्योंकि ये ज़्यादातर मैनेजर, सुपरवाइजर्स वगैरह इन पे ज़्यादातर फोकस करता है। तो गाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच जो है ज़्यादातर फोकस करता है मैनेजरल एक्टिविटीज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और उसके अलावा इसको हम स्ट्रक्चरलिज्म भी बोला जाता है इसको, इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देता है। हाँ, जो स्ट्रक्चर में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। यूरविक क्या बोलता है? यूरविक बोलता है कि अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है तो हमने एक उस ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइनिंग प्रोसेस को बहुत डीपली तरीके से अंडरस्टूड करना पड़ेगा, फिर जाके हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। बोलते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिज़ाइन नहीं होगा तो ये क्रूअल होगा, इलॉजिकल होगा, वेस्टफुल होगा, इनएफेक्टिव होगा, फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, वो क्या करना चाहिए? दे वांट टू डेवलप सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच विल बी यूनिवर्सली वैलिड। वो एक ऐसे प्रिंसिपल की तलाश में थे जो यूनिवर्सली वैलिड हो। यूनिवर्सली वैलिड का मतलब ये होता है कि उसको पूरे दुनिया जो है वो उसको अडॉप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें। वो ऐसा प्रिंसिपल बनाना चाहते थे। तो गाइज, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उनका जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो गुलिक्स का 7 एग्जीक्यूटिव फंक्शन था। वो किसके रिलेटेड था? वो मैनेजरल एक्टिविटी से रिलेटेड था। तो गुलिक का 7 एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो था वो इस प्रकार से था, दैट इज पोस्ट कोर। पोस्ट कोर से हम कैसे समझते हैं? पी इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? सुनो, बोलते हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसका क्या होता है? प्लानिंग होता है। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिससे वो अपने गोल के लिए पहुंचे। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि उन्होंने 8000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लान करेगी। हाँ, दैट इज व्हाट, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनको मैनेज करना है और उसके बाद प्रायोरिटीज़ देनी है। मतलब एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाना, वो किस में आएंगे? प्लानिंग में आएंगे। और बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव वो चुनना है जो सबसे बेस्ट फिट बैठता हो उस गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज प्लानिंग। दैट इज व्हाट गुलिक 7 एग्जीक्यूटिव फंक्शन में सबसे पहला कौन सा आता है? प्लानिंग आता है। नंबर सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। ओ इज ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है, अगर उसको करना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते हैं, हमारा गोल मतलब जो है वो अचीव नहीं हो सकते, और हमारी एक्टिविटी कोई भी नहीं हो सकती है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर किस पे ध्यान देते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देते हैं। उसके बाद है एस, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास प्लानिंग भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, तो उसके बाद हमारे पास स्टाफिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बंदों को रिक्रूट करना, ऐसे बंदों को अपॉइंट करना जो उस जॉब के लिए फिट बैठता हो। तो स्टाफिंग में सब कुछ आता है, जैसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे रिक्रूटमेंट,
अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और रिटायरमेंट, ये सारे स्टाफिंग में आते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने जो मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना है, उनको ऑर्डर देना है कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ आती है उनको कैसे फंक्शन करना, ये किससे फंक्शन होगा, ये डायरेक्टिंग से फंक्शन होगा, जो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होगा कि हमारे पास टीम वर्क, मतलब जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारे पास टीम वर्क होगा, और टीम वर्क होने से साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन जो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। दैट इज़ व्हाट द कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इज अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अपवर्ड, देखो एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है अपवर्ड। डाउनवर्ड होती है ऊपर से, टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से ऑर्डर आए और नीचे के लिए, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग में इन्होंने बोला है कि अपवर्ड, मतलब नीचे से जो चीज़ वो ऊपर तक जानी चाहिए, मैंने यानी वर्कर से मतलब वर्कर से सुपीरियर तक जो है एक चैनलाइज एक चीज़ चलनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक नीचे लेवल में वर्कर लेवल पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो प्रॉब्लम चल रही है तो उसने एक चैनल के थ्रू, अपवर्ड फ्लो के थ्रू वो एग्जीक्यूटिव तक पहुंचानी है। ठीक है, तो ये क्या, इसका मतलब ये है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू कीप हिमसेल्फ पोस्टेड विद द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसको मतलब उसकी अवेयरनेस अपने में रखनी है। एंड लास्ट इज बजटिंग बी, दैट इज बजटिंग। बजटिंग जो पूरे फाइनेंस को कवर करता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस होगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चली। एग्जीक्यूटिव को जो है बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशंस को बजटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन और जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हाथ रखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट द पोस्ट कोर बेस। अगर आप इतना भी लिखोगे एग्जाम में तो आपका पेपर हो जाएगा, आपको कोई भी मार्क्स से नहीं रोक सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या है, ये बहुत गुलिक और यूर्विक ने दी है थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन में। डिपार्टमेंटलाइजेशन में ये चीज़ बोली गई है कि हर एक फील्ड का अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, और इसके लिए हम इसको 4 P से समझ सकते हैं। 4 P मतलब क्योंकि इसमें PPP आता है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, तो 4 Ps में सबसे पहले क्या आता है, पर्पस और फंक्शन। सुनो क्या बोलता है, पर्पस भी इसको बोलते हैं यार, फंक्शन भी बोलते हैं। बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि सबसे मेजर फंक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट को क्रिएट करना, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। पर्पस और फंक्शन कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने का पर्पस और फंक्शन क्या होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 गोल्स हैं, और उन 5 ऑब्जेक्टिव्स, उन 5 गोल्स को अचीव करने के लिए उनको 5 डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। यही कहना है ल्यूथर, गुलिक और यूर्विक का। यही बोलते हैं, ये बंदे बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अगर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको उन 5 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 5 डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आसानी होगी, काम में आसानी होगी, गोल अटेन करने में आसानी होगी। हाँ, उनको जो है बहुत अच्छी स्किल्स मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ गुलिक और यूलिक बोलते हैं प्रोसेस और स्किल स्पेशलाइजेशन भी इसको बोलते हैं कि जो भी वर्क होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रुप्ड होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ग्रुप्ड। सुनो अब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेम नॉलेज, स्किल एंड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, अकोमुलेट नॉलेज, अकोमुलेट होना चाहिए। हर एक फील्ड का नॉलेज हमने अकोमुलेट करना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी, सोशियोलॉजी का भी, इकोनॉमिक्स का, उसको अकोमुलेट करना है। ठीक है, जब हम उसको अकोमुलेट करना है, सबसे पहले उसको हमने अकोमुलेट करना है, ग्रुप्ड करना है टुगेदर। उसके बाद क्या करना है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने हर एक स्किल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना है। आई समझ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर
डिफरेंट स्किल्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक वर्कर जो है वो निखर के निकलेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? ल्यूथर गुलिक और यूरविक। एंड द थर्ड पी इज पर्सन और क्लाइंटेल। बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्पेशलाइजेशन फंक्शन जो होता है अपने क्लाइंट को सर्व करना। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला द ओल्ड एज वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है एक डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन्स को स्पेशल अटेंशन देते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि इस अब क्या करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को कि अलग अलग क्लाइंटेल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर द डिफरेंट क्लाइंटेल्स, ताकि हम जो है उनको अच्छी तरीके से शुरू कर सकें। हाँ, ये ना हो कि एक ही बंदे के पास 100 बंदे आ जाए। नो, अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और उनको वैसे मतलब हैंडल करना है। दैट इज द थर्ड पी। एंड द फोर्थ पी इज प्लेस और टेरिटरी। दैट इज फोर्थ पी क्या है? प्लेस और टेरिटरी। इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक एक्टिविटी आती है जो एक एरिया में होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उस एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या हो रही हैं उनको हमने ग्रुप्ड करना है एक ही साथ। दैट इज़, उससे क्या होगा कि अगर हम एक ही साथ एक ही टेरिटरी एक ही प्लेस में सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दैट इज़ द 4 पीज ऑफ द गुलिक एंड यूरविक। द नेक्स्ट इज़ द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इनका, सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव से ये क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक प्लूरल बॉडीज नहीं हो, प्लूरल मतलब बहुत सारे बंदे नहीं होने चाहिए ऊपर टॉप एग्जीक्यूटिव्स में जो कमांड करते हैं। ये किसको प्रेफरेंस करते हैं? ये करते हैं कि एक सिंगल टॉप एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एक बंदा होना चाहिए जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करे। स्टाफ प्रिंसिपल से ये बोलते हैं कि जो अथॉरिटी होती है, जैसे हमने अथॉरिटी बोली है, बोलते हैं कि ये लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए। और जब ये लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए तो इसके साथ साथ उनके पास जो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टाफ होना चाहिए जो उनको असिस्ट करें। मतलब एक स्टाफ प्रिंसिपल से ये बोलते हैं कि लीडर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर होगा। ठीक है, जब लीडर के हाथ में अथॉरिटी होगी तो ठीक है, ये तो ठीक है, चलो लीडर के हाथ में अथॉरिटी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो उसको असिस्ट करे, एक इंटेलिजेंट स्टाफ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ल्यूथर गुलिक और यूरविक क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस बंदे को अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करनी चाहिए। डेलीगेट का मतलब ये होता है कि उसको अपनी अथॉरिटी को किसी और को देनी चाहिए। एक डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपने हिस्से का कुछ देना। समझ में आ रहा है? डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? अपने हिस्से का कुछ देना किसी को, मतलब अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर किसी को थोड़ी बहुत दे देना। तो इससे क्या होगा कि डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एक सुपीरियर को एक टेम्परेरी अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करना है सबऑर्डिनेट को, जो उससे कम काम करने वाला हो। क्यों? ऐसा क्यों है? बोलते इससे क्या होगा, जो सुपीरियर होगा, जो लीडर होगा, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके ऊपर जो काम का बर्डन होगा वो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। दैट इज वाई द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये किसकी आइज में इंपॉर्टेंट है? गुलिक और यूरविक की आइज में। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल से वो क्या बोलते हैं? सुनो, बोलते हैं कि गुलिक और यूरविक बोलते हैं कि एक ऑफिशियल मतलब एक ऑफिसर जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को साथ साथ नहीं चला सकता है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब एक ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफिसर, और इसके अंडर जो है 6 या 7 बंदे काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो ऑफिसर है ये इन सबको एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यूरविक क्या बोलता है कि कोई भी सुपीरियर जो है इफेक्टिवली किसी को मतलब सुपरवाइज नहीं कर सकता है। खास करके एक ऑफिसर जो है
5 से 6 सबॉर्डिनेट्स को कभी इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये यूर्विक बोलता है। यूर्विक जो है कुछ नंबर्स देता है, वो डेफिनेटली 5 और 6 सबॉर्डिनेट्स की बात करता है, लेकिन गुलिक कोई भी फिक्स्ड नंबर नहीं देता है गुलिक, लेकिन वो ये बोलता है कि ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता है एक सुपीरियर के लिए कि बहुत सारे बंदों को, बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को अपने अंदर अपने नीचे जो है उनको कंट्रोल करना, उनको उनसे काम लेना। तो इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को हमने लिमिट में रखना पड़ता है और पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सुपीरियर के अंडर 6 या 7 सबॉर्डिनेट्स हो, 6 या 7 बंदे ऐसे काम करने वाले हों, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा मतलब किस पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि एक स्पैन ऑफ कंट्रोल को हमें लिमिट करना चाहिए, एक बंदे के नीचे इतने ज़्यादा बंदे नहीं रखनी चाहिए, एक बंदे के नीचे हमने क्या डेलीगेट करना चाहिए। और ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, दैट इज इंटरमिक्सिंग टॉपिक। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल को हमने मतलब कंट्रोल करना है तो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रिंसिपल को हमने क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी पावर को थोड़ा बहुत मतलब क्या करना है, डेलीगेट करना पड़ेगा। जो एक ऑफिशियल होगा जिसके नीचे इतने सारे काम करने वाले बंदे हो, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।